नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एलटी मैथमेटिक्स का पूर्व प्रश्न पत्र को सॉल्व किया था और हमने बोला था कि उसका जल्दी ही सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। आज हम दोस्तों इसमें मैथमेटिक्स के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको पूरा सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये एक मैराथन क्लास है, तो इसको पूरी ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें आए हुए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं और इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं। और अगर हमारा कार्य पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लाइंस एक्स वाई बराबर 0 इज ABCD में से आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। दोस्तों, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जनरल। तो अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइन हो जैसे कि A1X B1Y प्लस C1 इंटू A2X प्लस B2Y प्लस C2, तो ये क्या बन जाएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जब हम इनको इस तरह से लिखेंगे। तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो दोस्तों आपके पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आ जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C बराबर 0। ठीक है। अब दोस्तों हो सकता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपकी कहाँ से गुजर रही हूँ, ओरिजिन से गुजर रही हूँ। तो अगर ओरिजिन से गुजरेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करती है, दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जहाँ पर जो दोनों लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इनके बीच का एंगल निकालना। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर 2√h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि भाई एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू AB, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू AB के बराबर होनी चाहिए। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि अगर A प्लस B बराबर 0 हो जाए, अगर A प्लस B बराबर 0 हो जाएगा तो भाई tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, 90। यानी कि जो दोनों लाइन है वो आपकी क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। अब यहाँ से अगर एच स्क्वायर बराबर AB हो जाए तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर आपका 0। तो यानी कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। तो अब आप देखिए इस केस में क्या है, इस केस में है भाई XY बराबर 0। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करें इस इक्वेशन से दोस्तों, अगर आप इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से ही कर लो क्या फ़र्क पड़ता है। तो A बराबर आपका 0 आएगा, B बराबर आपका 0 आएगा और H बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। आप कंपेयर करके निकाल लो। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या है कि A प्लस B बराबर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। साफ साफ है कि A प्लस B बराबर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसी लाइन है दोस्तों, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, जो मैंने आपको कंडीशन बताई। तो यानी कि ये दोस्तों ये आपके पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन है। साफ साफ सी बात है। देखिए एच स्क्वायर माइनस AB वो तो आपका 0 हो नहीं सकता, ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि h की वैल्यू 1/2 है। और यहाँ से आपका साफ साफ है कि भाई जो A प्लस B है वो 0 है। तो नॉन जीरो डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब है कि क्या आएगा, इन्फाइनाइट आएगा। यानी कि जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यानी जो ये रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि C वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाइटल फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। tan थीटा बराबर कितना होता है, 2√h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर 1, A 2, B एंड C³ 3, C³ 3 नहीं होगा दोस्तों, C² 3 होगा, देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल का क्या हिसाब होगा। ठीक है, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाइए। देखिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए हों x1, y1, x2, y2 और x3, y3, तो बताइए इसका सेंट्रोइड कहाँ पर लाई करता है। इसका सेंट्रोइड लाई करता है दोस्तों आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक हो गया, यहाँ पर ही दोस्तों लाई करता है। तो आप इस हिसाब से देख लीजिए। यहाँ से आप देखिए भाई क्या है, x1 x2 x3 कितना है, 1 प्लस 2 प्लस C²/3, और जो दूसरा है वो है A प्लस B प्लस 3 A प्लस B प्लस 3
3। ठीक, तो अगर दोस्तों मैं एक काम करूं, देखिए ये वाले पॉइंट को अगर मैं 0 रख दूं तो यहाँ से आ जाएगा भाई 3 + c² / 3 = 0। तो इट सिंपली मीन्स दैट c² + 3 = 0। तो c² बराबर आ गया -3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका ये वाला पार्ट तो 0 हो ही नहीं सकता। तो अगर ये 0 नहीं हो सकता तो ये आपका क्या नहीं हो सकता दोस्तों, y एक्सिस में बिल्कुल लाई नहीं कर सकता। तो यानी सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए लाइज एट द ओरिजिन बिल्कुल गलत है, ओरिजिन में लाई नहीं कर सकता। जब ये y एक्सिस में लाई नहीं करेगा, जब ये y एक्सिस में इसने लाई नहीं करना तो ओरिजिन में कहाँ से लाई करेगा, क्योंकि ओरिजिन में भी तो आपका क्या होगा भाई, y जो x वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और y वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी इसी तरह से कैन नॉट लाई ऑन x एक्सिस बिल्कुल गलत, एक्स एक्सिस पर लाई कर सकता है। एक्स एक्सिस पर लाई करने के लिए क्या चाहिए भाई, वाई वाला पार्ट 0 कर दो तो वाई बराबर 0 हो सकता है। ठीक है, और नन ऑफ दीज तो छोड़ो, तो ये कैन नॉट लाई ऑन वाई एक्सिस। तो यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट 1, 1, 0, sec² थीटा cosec² थीटा 0 आर कोलिनियर फॉर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हों तो वो कोलिनियर कब होंगे, जब उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब आपको पता है कि जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होता है, अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हों तो होता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। भाई ट्राइंगल का एरिया इसी तरह से निकालते हैं ना, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। अगर वो तीनों के तीनों एक ही लाइन पर हैं तो भाई जो इनसे बनने वाला ट्राइंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का दोस्तों हमने यहाँ पर उपयोग करना है। अब आप फटाफट से इसको रख दीजिए। x1 की जो वैल्यू है वो दोस्तों कितनी है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये है 1। ठीक है, x1 और x2 की वैल्यू है 0 और ये है cosec² थीटा। ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है, ये है 1 sec² थीटा और ये है आपका 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक, यहाँ से 1/2 को क्या कर देना, 0 में रख देना। ठीक, बराबर 0 हो गया। ठीक, अब इसको खोल दो डायरेक्टली, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको डायरेक्टली खोल दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा sec² थीटा -1, ये जाएगा -cosec² थीटा। ठीक है, +1 और ये हो जाएगा भाई -cosec² थीटा इंटू sec² थीटा, cosec² थीटा इंटू sec² थीटा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। sec² थीटा तो एज इट इज़ रहने दो और ये हो जाएगा प्लस cosec² थीटा। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस आएगा, -cosec² थीटा इंटू sec² थीटा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ 1/cos² थीटा जाएगा 1/sin² थीटा -1/sin² थीटा इंटू cos² थीटा। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा -1/sin² थीटा इंटू cos² थीटा। ठीक है, ये बराबर आपका क्या है, 0। ठीक, तो एक चीज़ आप दोस्तों ध्यान में रखना कि ये वाला जो पार्ट है बेस वाला 0 नहीं हो सकता। ठीक, ऊपर वाला तो ठीक है लेकिन नीचे वाला पार्ट आपका दोस्तों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इट सिंपली मीन्स दैट कि भाई जो साइन थीटा है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आपका क्या है कि जो कॉस थीटा है वो भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना। तो अगर इसका मतलब है कि जो थीटा है कैन नॉट बी इक्वल्स टू n पाई, यही होता है, और थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2n+1 π/2। ठीक हो गया। तो अगर अब दोस्तों इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, n पाई का मतलब है कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, और ये यहाँ पर आपका क्या होगा, π/2 के ऑड मल्टीपल्स है ना, यानी कि π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n π/2। ये इसमें दोनों आ जाएंगे, π/2 के मल्टीपल भी आ जाएंगे ऑड वाले, और इसके अलावा दोस्तों क्या आ जाएगा, n पाई के भी आ जाएंगे। ठीक है, तो थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू n π/2, ये इसका दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप चाहते तो इसको कंबाइंडली भी कर सकते थे। कंबाइंडली भी आप इसको निकाल सकते हैं कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा भाई, साइन 2 थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो 2 थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू n पाई, ऐसा भी निकाल सकते हो। तो भाई थीटा बराबर थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू कितना हो जाता है, n π/2, ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ से भी आप यहाँ से साइन 2 थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 और थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू n पाई, मतलब 2 थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू n पाई, तो थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू n π/2। तो ऐसे करके आप इसको निकाल लेना। ठीक, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों अभी मैंने हाल में ही आपको हाइपरबोलिक फंक्शन करवाए हैं और देखिए इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे आते हैं और कितना सिंपल क्वेश्चन है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1/2 लेट बराबर मैं x मान लेता हूँ, मान सकता हूँ ऐसा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, साइन हाइपरबोलिक x, यहाँ पर हाइपरबोलिक इनवर्स है, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1, ठीक। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। बराबर होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर दैट इज 5/4। तो 5/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 5√5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस हाइपरबोलिक पता लग गया, साइन हाइपरबोलिक पता लग गया, तो टेन हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा बताइए, साइन अपॉन कॉस, तो यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई √5/2। तो 2 से 2 काट दो, तो भाई यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 1/√5, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक। और x की वैल्यू क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1/2, ठीक। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1/2 बराबर आ गया 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 1/√5। तो यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आसानी से आप इसको आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं बाद में, लेकिन अभी क्या है कि हमें जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन कराने, तो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कॉसेक थीटा बराबर है कॉट हाइपरबोलिक एक्स देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। देखिए अगेन हाइपरबोलिक फंक्शन पे क्वेश्चन, कॉसेक थीटा बराबर अगर कॉट हाइपरबोलिक एक्स है तो भाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। यहाँ से हमारे लिए थोड़ा इजी रह जाएगा। अब देखिए, अब आप बताइए, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक। तो यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू रख दो 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया। अब 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1। अगर आप इसको दोस्तों क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये रूल आप सारे के सारे याद करेंगे एक के बाद एक, ठीक। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, ये हो गया सेक हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप क्या करो, ये 1 को देखो और 2 को देखो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो भाई टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सेक हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। 10 हाइपरबोलिक एक्स का मतलब कितना हो गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और जो सेक हाइपरबोलिक एक्स है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो टेन थीटा बराबर आपका कितना आएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉट इनवर्स -√3, कॉट इनवर्स -√3। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉट इनवर्स ऑफ -x का, याद रखना। देखिए जैसे बाकी है साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, दोस्तों इसका तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन कॉट का अपने आप में अलग होता है, तो इसलिए हमेशा इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्योंकि जैसे आपको पता है साइन -x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो भाई साइन इनवर्स -x आपका क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। इसी तरह से जैसे टेन -x माइनस टेन इनवर्स x होता है, -10x होता है, इसी तरह से टेन इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाता है, -10 इनवर्स x होता है। लेकिन कॉट ही एक दोस्तों अलग है, जो एक अलग व्यवहार दिखाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है भाई, जो कॉस -x होता है वो आपका कॉस x होता है, लेकिन जो कॉस इनवर्स ऑफ -x दिखेंगे तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ऐसा ही व्यवहार दोस्तों ये भी दिखाता है। ये जितने भी, जैसे आपका ये पता है भाई सेक -x है, तो सेक -x क्या होता है, सेक x होता है, तो भाई ऑफकोर्स सेक इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x होगा। लेकिन दोस्तों कॉट -x आपका माइनस कॉट x होता है, लेकिन जो कॉट इनवर्स ऑफ -x होता है वो आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। इसको आप दोस्तों ध्यान में रखना, इस पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये अलग सा है, ठीक। तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा है, और इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आता भी। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x करना है तो भाई क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। अब √3 कितने में होता है बताइए, 30 डिग्री में, तो यानी कितना हो जाएगा, पाई/6।
तो यानी कितना आ गया 5π/6। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आता है तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, तो 5π/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो कॉट इनवर्स ऑफ -x होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। ठीक है, ये चीज़ को दोस्तों आपने ध्यान में रखना। जैसे कि ये रूल हम जनरली क्या करते हैं, जो आपके इवन फंक्शन होता है उनके लिए अप्लाई करते हैं। जैसे कॉस ऑफ -x क्या होता है, कॉस x, सेक ऑफ -x क्या होता है, सेक x। तो जब सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स -x निकालेंगे तो पाई हो जाएगा it। लेकिन कॉट आपका दोस्तों आपका क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ -x आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, लेकिन कॉट ऑफ -x माइनस कॉट x होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि इंटीग्रेशन पर बेस है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx अपॉन √1 - cos 2x। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है। किस तरह से करेंगे देखिए, इस प्रोसेस को आप ध्यान से रखिएगा। भाई cos 2x को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, जब भी बेस में cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x दिखाई दे तो हमेशा cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना चाहिए। तो cos स्क्वायर x को अगर मैं कॉमन ले लूँगा, बाहर आ जाएगा cos x, ऊपर है sec x। ठीक है, नीचे बचेगा बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आपने कॉमन लिया है, नीचे बच जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ऊपर जाके कॉस एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, √1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर तक भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लेट मैं मानता हूँ 10x को t, तो 10x को अगर मैं t मानूंगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो अगर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा भाई डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो साइन इनवर्स टी को क्या लिया है आपने, टी लिया है आपने 10x, ये तो 10x प्लस सी। तो ऐसे करके दोस्तों इस क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ में आया तो एक काम करना, दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर अपॉन 2 मॉड a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए आपको दोस्तों एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले निकालेंगे a क्रॉस b। क्या होता है a क्रॉस b, इट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर विच ऑलवेज गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा भाई, मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप। ठीक है, तो समझ गए। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट जो प्रोडक्ट होता है, सॉरी जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दोस्तों, वो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको क्या देता है, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो ये आपकी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या है, एन कैप है। ठीक है, एन कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका मॉड लेता हूँ। अगर मैं मॉड ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगी, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, ये आपका एन कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एन कैप है इसका मॉड्यूलस आपका कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर से इतना चीज़ आपको समझ में आ गई भाई। मॉड ऑफ a क्रॉस b बराबर क्या होता है, मॉड a मॉड b साइन थीटा। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पर से स्क्वायर कर दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा, a क्रॉस b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर, देखिए मैं काम करता हूँ 1 माइनस मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मॉड a मॉड b कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने, यहाँ पर से इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है भाई, मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा लिख लिया। ठीक, तो अब दोस्तों यहाँ से आपको कुछ याद दिला रहा है दोस्तों, ये आपका है स्केलर डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट लिख लो इसको, तो ये बन जाएगा a डॉट b का स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया ना, एक सेकंड मैं इसको ज़रा सा मिटा दूँ, रुकिए, यहाँ से इसको काट के थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ। यहाँ से क्या हुआ, देखिए मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस मॉड a मॉड b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा होना था ना ये। तो जाएगा मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस ये हो गया भाई a डॉट b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्या होता है, a क्रॉस b का होल स्क्वायर ये होता है।
ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सीधे कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप इस क्वेश्चन को। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको इसको बता दिया, लैग्रेंज आपका फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा भाई ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा भाई ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ठीक, अब एक काम करो, यहाँ से इसको डिवाइड में ले आओ, तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा भाई, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर बराबर है 1। आपको चाहिए 2 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, यहाँ पर से हो जाएगा ये इसका राइट आंसर। ठीक है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी दोस्तों, 1/2 निकल कर आएगी। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन 1/r प्लस 1/8 प्लस 3/8 कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट करती है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई कोनिक्स को रिप्रेजेंट करने की जो पोलर फॉर्म होती है वो किस तरह से होती है, ये होती है L/r इज होता है 1 + e cos थीटा। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर ई की वैल्यू पर सब डिपेंड करता है। ठीक है, ई की वैल्यू अगर 1 है तो ये पैराबोला है, ई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये हाइपरबोला है, ई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये आपका क्या है, एक इलिप्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे कन्वर्ट करो, क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8/r बराबर हो जाएगा 1 + 3 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो 3 बराबर आएगा ई, यानी कि ई की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये क्या है दोस्तों, एक हाइपरबोला है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, कर लेना इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द पैराबोला y बराबर x² द पॉइंट ऑफ लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन y बराबर है 2x - 4। देखिए आपके पास एक अपवर्ड पैराबोला है, इस तरह से बनेगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए ऐसी बनेगी इसकी। ठीक, क्या करना है, x बराबर 0 रखना, y बराबर 0 रखना, जो भी पॉइंट आएंगे इस तरह की लाइन बनेगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, इससे इसकी क्या करनी है, लीस्ट डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं पैराबोला का जो पॉइंट है x, y है, तो x, y है तो पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू x²। ठीक है, इसी तरह से जो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, x, y की जगह पे क्या रख देंगे, 2x - 4, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो y है वो ये है। ठीक, तो अब आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है भाई अंडर रूट में x - x का होल स्क्वायर भाई, यानी x2 - x1 y2 - y1, ऐसे तो होता है x² - 2x + 4 का होल स्क्वायर ये। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, d बराबर कितना आ जाएगा, d को चलो fx मान लो, फंक्शन ही ये टाइप का है, ये हो जाएगा भाई x² - 2x + 4 का मतलब 4। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, बस इसका स्क्वायर रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास सामने एक फंक्शन आ गया, इसको आपने क्या करना है दोस्तों, मिनिमाइज़ करना है। कह रहा है ना कि लीस्ट डिस्टेंस निकालो, लीस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन को करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कर दो भाई, डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा, 2x - 2 बराबर 0। तो फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा यानी कि 0 के बराबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक करोगे तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f' की 2 आ जाएगी, विच इज़ ग्रेटर देन 0, हैंस इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो अब आपको किस पे चेक करना है भाई, आपको चेक करना है किस पर, पैराबोला पर ना, पैराबोला पर चेक करना है। तो भाई क्या है, x की वैल्यू 1 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x², तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई 1। तो x बराबर 1, y बराबर 1, हैंस 1,1 इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि पैराबोला पर चेक करना है ना, स्ट्रेट लाइन पर चेक नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या कितना आ जाएगा, 1,1। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द लाइन 3x + 4y - 2 बराबर 0 है, टचेस द सर्किल x - 1 + y - 2 का होल स्क्वायर बराबर r², देन द वैल्यू ऑफ r विल बी। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किस तरह से इसको करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपके पास है एक सर्किल, देखिए मैं एक सर्किल बनाता हूँ, बड़ा सा सर्किल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, और एक मान लेते हैं लाइन है जो कि दोस्तों इसको क्या कर रही है, टच करते हुए जा रही है ये। ठीक, अब दोस्तों आपको पता है लेट इसके जो आपके सेंटर है वो कितने दे रखे हैं भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो सेंटर है वो कितने पे है, 1,2 पर इसका सेंटर है। ठीक, तो यहाँ पर इसका कितना है, 1,2। ठीक, ये इसका सेंटर है। अब आपसे क्या कह रहा है बताइए, आपको पता है कि यहाँ से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ ना, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, टेंजेंट होता है, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यही दोस्तों आपकी क्या है, रेडियस है। ठीक, तो एक्चुअली आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना है। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, देखिए x1, y1 है, और आपको क्या करना है, इस लाइन पर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है। ये यहाँ से अगर आपको परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, ये है आपका ax + by
प्लस सी बराबर 0। कैसे निकाला जाता है बताइए? इसका फॉर्मूला होता है ये होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी ये सी होगा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों होता है फॉर्मूला। ठीक, किसी पॉइंट से किसी लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक, तो ऐसे ही तो दोस्तों आपको ये करना है, ये आपका पॉइंट है और आपकी ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 1, 3x प्लस 4y माइनस 1 बराबर 0। तो आपको यही तो करना है ना। तो दोस्तों आपको क्या निकालनी है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है जो कि रेडियस के बराबर होगी। तो बस अब अपनी इसको निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा भाई मॉड 3 इंटू यहाँ पर क्या रखेंगे 1 प्लस 4 इंटू क्या रखेंगे 2 माइनस 1। मॉड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती है भाई। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, इस फॉर्मूले का मैंने प्रयोग कर लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 4 दूनी होता है 8, 8 9 10 11 माइनस 1 बट्टे ये हो गया 5, 25 का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा 10 बट्टे 5 यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 2 इसका राइट आंसर है, यानी कि इसकी रेडियस है वो 2 के बराबर होगी। तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल एट अ पॉइंट 3,4 ऑन द सर्किल कट्स द सर्किल एट अ पॉइंट -1, -2 देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपसे कह रहा है कि नॉर्मल ऑन अ पॉइंट, ये आपका एक सर्किल है, ठीक, इस पर ये मान लेते हैं 3,4 है। ठीक, तो दोस्तों इस पर एक नॉर्मल है, इस पर जो नॉर्मल है वो इस सर्किल को, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा, इस सर्किल को क्या करता है, यहाँ कट करता है ये। ठीक है, और ये जो पॉइंट आपका मान लेते हैं कितना है, -1, -2। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मल जो होता है सर्किल पे वो हमेशा ओरिजिन से गुजरता है, सर्किल के सेंटर से गुजरता है, आई मीन टू से सर्किल के सेंटर से गुजरता है। ठीक है, तो एक्चुअली दोस्तों अगर ये ए है ये बी है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको डायमीटर के कोऑर्डिनेट पता हैं, सर्किल के पता लग गए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो नॉर्मल होता है एट ए पॉइंट ऑन अ सर्किल इट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल। तो अगर ये सेंटर ऑफ द सर्किल से अगर गुजर रहा है तो ये ए और बी, ए बी एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपको दोस्तों डायमीटर के कोऑर्डिनेट पता है तो आप आसानी से इक्वेशन ऑफ सर्किल को निकाल सकते हैं। अब आप चाहें तो किसी भी मेथड को अपना लीजिए, लेकिन मैं आपको एक और शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि अगर आपको एंड पॉइंट पता है डायमीटर के तो आप आसानी से सर्किल की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है, ये होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर हो जाएगा 0। तो चलो फटाफट से कर लो। एंड पॉइंट पता है आपको, ये हो जाएगा भाई x माइनस 3 x प्लस 1 प्लस y माइनस 4 y प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, इसको मान लो x1 y, इसको मान लो x2 y2। ठीक, चलो भाई अब दूसरे पेन से कर लेते हैं। ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x दैट इज माइनस 2x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4y दैट इज माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 11 बराबर 0। तो ये आपका राइट आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 11 बराबर 0, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करेगा, जरा इसको खोलो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो भाई ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 2xy बराबर 0, हैंस xy बराबर 0। भाई अभी तो हमने पढ़ा xy बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द टू पेयर ऑफ लाइंस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन आपका अलग अलग वे में रिपीट हो रखा है। तो आपको अगर पहला वाला आ गया तो भाई दूसरे वाले के अपने आप ही मार्क्स बन गए। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन थीटा देन। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरी कोरिलेशन रिग्रेशन वाली वीडियो देखी है तो वहीं से क्वेश्चन आया और मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखिए आपका LT एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी वाला, साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर। देखिए उस वीडियो में मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन बताया, काफ़ी लंबा सॉल्यूशन, लेकिन आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे सीधे इसको याद रखेंगे। देखिए आप चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या क्या होते हैं। एक होता है बी वाई ऑन एक्स, ठीक है, ये आपका पहला स्लोप होता है M1, और जो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है M2, मतलब कि बी एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपका क्या बन जाता है? दूसरा स्लोप बन जाता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, इनके बीच का एंगल निकालते हैं। टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला? M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक, यहाँ से दोस्तों इसकी वैल्यू निकल कर आती है। ठीक, तो काफ़ी थोड़ा लंबी प्रोसेस है, अभी मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ से दोस्तों आप इसको निकालते हैं। ठीक, इसके बाद और एक और चीज़ देखिए, जो बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आर स्क्वायर के बराबर होता है। व्हाट इज़ आर? आर इज़ अ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, आर स्क्वायर क्या होता है? इट इज़ नोन एज अ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1 के बीच में। अगर आपने मेरी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ईजी होते हैं कंपेरेटिवली। इन क्वेश्चंस को करने से मतलब जो आपके सर्किल के क्वेश्चन या अदर टाइप के क्वेश्चन करने से बढ़िया ऐसे क्वेश्चन करने में आपको दोस्तों ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा मार्क्स गेन होंगे, आपके समय भी बचेगा। ठीक है, और ये बहुत इजी भी होते हैं कॉन्सेप्ट के तौर पे। ठीक, तो यहाँ से कितना हो गया भाई? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू होती है आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो इन तीनों के साइन होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी कि जो इसका साइन अगर प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, तो ये भी प्लस होगा। इस तरह से ये तीनों क्या होते हैं? एक साथ प्लस और एक साथ माइनस होते हैं। ये भी दोस्तों ध्यान में रखना, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाई सिम्पसन्स रूल टेकिंग n बराबर 4 द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से लेके 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आपने निकालना है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सारे रूल बताए हैं, ट्रॉपिजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3, 3/8 रूल, इसके अलावा वीडल रूल भी आपको बताया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर n बराबर 4 रखना है और फिर इसके बाद आपको इसकी वैल्यू को निकालना है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जो ये होता है 0 से लेके 1, 0 टू यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए। तो दोस्तों होता क्या है कि भाई जो a बराबर होता है, b बराबर होता है a प्लस n इंटू एच। ठीक है, पहले तो आप इसको ध्यान में रखें ना। तो भाई यहाँ से हो जाएगा भाई b माइनस a अपॉन n बराबर क्या होता है? h की वैल्यू होती है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या दे रखा है भाई? b की वैल्यू है 1 माइनस 0 अपॉन n की वैल्यू आपको दे रखी 4, यानी कि आपका जो डिफरेंसिंग होगा, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होगी वो 1/4 के बराबर होगी। तो कैसे होगा? देखिए सबसे पहला पॉइंट है 1, इसमें 1/4 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1/4, फिर इसमें 1/4 ऐड करेंगे तो 2/4, फिर 1/4 ऐड करेंगे 3/4 और इसके बाद क्या आएगा? 4/4, यानी कि जो बन जाएगा 1। तो ये तो दोस्तों आपके पास आ गई x की वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ेगी? y की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। y बराबर है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज़ द फंक्शन ऑफ x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ से इसको निकालने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा होगा और मेरी राय में दोस्तों आप इस क्वेश्चन को तभी अटैम्प्ट करिएगा जब आपने बाकी क्वेश्चन कर लिए हों। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आपके पास समय है, बाकी क्वेश्चन को अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए भाई, y की जगह यहाँ पर सबसे पहले x की जगह पे 0 रखिए तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर आप यहाँ पर से 1/4 रखेंगे तो 1/4 रखने पर ये आपका कितना आ जाएगा भाई? 1/4 रखो, 1/4 का स्क्वायर तो हो जाएगा भाई 16 अपॉन 17। ठीक, फिर यहाँ पर 2/4 नथिंग बट 1/2, तो 1 अपॉन 1/4 तो ये हो जाएगा भाई कितना? 5/4। ठीक है, इसी तरह से 1 अपॉन 1 प्लस 9/16 दैट इज 16/25। ठीक है, और 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए 1। ठीक, तो दोस्तों ये आपके सामने वैल्यू आई है, ये आपके सामने वैसे एक्चुअली क्या आ गई? एक टेबल आ गई। ठीक है भाई, ये आपके पास एक टेबल है, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ध्यान रखना। ये ठीक है, ये टेबल ऐसे ही बना देना। ठीक, तो यहाँ पर से दोस्तों ये आपका क्या है? ये आपकी y0 है,
ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है और ये y4 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर से आपको क्या करना है, सिम्पसन रूल लगाना है। सिम्पसन रूल की जो वैल्यू है दोस्तों ये होती है a से लेकर b, ठीक, fx dx। इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है 1/3 रूल अगर हम यूज़ करेंगे तो h/3 सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म। सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म क्या होगा, y0 और y4, y0 प्लस y4 प्लस ये होता है 4 इंटू आपके जितने भी ऑड सब्सक्रिप्ट वाले हैं। ठीक है, ऑड सब्सक्रिप्ट वाले, तो ऑड वाले कौन कौन से हैं, y1 y3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y1 प्लस y3, इसके अलावा तो कोई है नहीं, प्लस 2 इंटू ईवन सब्सक्रिप्ट वाले। ठीक है, ईवन वाला कौन है, एक तो आपका y2 है, y0 है, y4 है, लेकिन y0 y4 तो यहाँ आ गए, तो जो बचा उसी को लिख दो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू y2। ये ऐसे करके दोस्तों आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे। अब आप दोस्तों यहाँ पर फटाफट से इनकी वैल्यू को रख दीजिए। यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखेंगे तो भाई देखिए h की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, h की वैल्यू आई थी 1/4, तो ये h/3 यानी कि कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, y0 प्लस y3, y0 देख लीजिए कितना है 1 प्लस 1/2, दिख रहा होगा टेबल पर, प्लस थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, देख लो यहाँ पर टेबल देख लो, 1 प्लस ये 1 है, ये 1/2 है, 1 प्लस 1/2। इसके बाद दोस्तों क्या दिखेगा, 4 इंटू y1 प्लस y3, y1 यानी कि 16/27, सॉरी 16/17 है ये, प्लस y3 आपका कितना है 16/25। ठीक, प्लस 2 इंटू y2 की वैल्यू है 5/4, है ना, 5/4। अब दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लेना। देखिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ए है। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए कितना बड़ा मूर्खतापूर्ण ये क्वेश्चन है। आंसर देखिए जरा, 0.785, 0.788, 0.781, पहले तो आप इतना लंबा सॉल्व करो, फिर उसमें आंसर भी इतना क्लोज में। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों कभी भी अटेम्प्ट मत करना। अगर आपके सामने, अगर आपने बाकी क्वेश्चन कर ली हैं तब तो ठीक है, आपके पास इनफ टाइम है तब तो कर लेना। अदरवाइज दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये कभी भी मतलब समझदारी नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इतना लंबी चौड़ी प्रोसेस करो, उसके बाद देखिए आंसर भी बिल्कुल इतना क्लोज, एक भी गलती होगी, चलो 0.7 में भी आपका आंसर आ रहा है तो आदमी देख तो ले कि हाँ चलो मेरा आंसर ये आ रहा है, टिक मार दे। तो इसमें तो आप टिक भी नहीं मार सकते, 0.78 यानी कि दशमलव के आपको 3 अंकों तक आपको सही निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन कौन करेगा। ठीक, तो फिलहाल मेरा काम है बताना, आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, प्रोसेस के हिसाब से इसको कर लेना, एक बार आंसर निकाल के चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से है। फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिनिमाइज, आपको क्या करना है, z को मिनिमाइज करना है, जिसको कि दोस्तों क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है, 2x - 10y, जो कि सब्जेक्ट टू आपकी कांस्टेंट क्या क्या है, x - y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा है x - 5y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5। साथ में आपके पास नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी, y की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और उससे इक्वल होगी। इसका मतलब जो भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। सबसे पहले दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं, यानी कि x - y बराबर हो जाएगा 0 और x - 5y बराबर हो जाएगा आपका -5। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना पड़ता है। इसको लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे। अगर x बराबर 0 होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, देख लीजिए ये आ जाएगा -5। ठीक है, तो ये तो आपके आगे x और y के कोऑर्डिनेट। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सेस खींच देते हैं, इससे ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया, तो ये यहाँ पर होगा सॉरी हाँ, यहाँ पर कहीं पर होगा 0,1। ठीक है, -5,0 यहाँ कहीं पर मान लेते हैं, चलो ठीक। तो ये आपकी दोस्तों क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगली वाली क्या होती है भाई, y बराबर x की लाइन है। अब y बराबर x की लाइन तो आपको पता ही है, जो कि दोस्तों कहाँ से जाती है, ओरिजिन से जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक, एक सेकेंड, इसमें मैंने गलत, ये ठीक है, ऐसे करके हमने 2 लाइनें बना दी। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो हमें फिजिबल रीज़न निकालना होता है वो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है दोस्तों, इस वाली लाइन के इधर का रीज़न होगा या इधर का रीज़न होगा, कैसे निकालेंगे, इसमें आप चेक कर लीजिए भाई।
0,0 रखिए। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप 0,0 रख दो। अगर 0,0 रखने पे इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब वही वाला रीज़न होगा। देखिए 0,0 रखने पे इसमें 0 होता है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इसका मतलब है कि 0 ग्रेटर देन -5 होता है तो सही है। इसका मतलब कौन सा रीज़न है दोस्तों? ये नीचे वाला रीज़न है, इधर वाला जो रीज़न है वो है, ठीक है, ये सही है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर से अगर आप देखें जो ये वाली लाइन है x बराबर y की, तो यहाँ पर आपको साफ साफ है दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्योंकि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, तो इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू y कब होती है? जैसे कि 2,0, 3,0, 4,0, ठीक है, इसके अलावा 2,1, 3,1। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि कौन सा वाला ये होगा, 2,0, 3,0, यानी कि इधर को ही होगा। तो इन दोनों का दोस्तों अगर हम कंबाइन निकालेंगे तो कंबाइन कैसे आएगा? कंबाइन इसका ये रीज़न आएगा इन दोनों का, ये ठीक हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आई निकल के कि ये आपका दोस्तों क्या आ रहा है, एक अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। सबसे पहले तो आप अनबाउंडेड रीजन जो आपका फिजिबल रीजन होता है उसके जो आपके कॉर्नर पॉइंट है वो आप निकाल लीजिए। ये आपका एक कॉर्नर पॉइंट है, ये आपका कॉर्नर पॉइंट है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड के लिए प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले तो हम इसके कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट तो हमें मिल गया भाई 0,0। अब दूसरा वाला कैसे मिलेगा? दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों लाइन की इक्वेशन को अपने सॉल्व करना पड़ेगा। करिए, x बराबर है y और दूसरा आपका क्या है, x माइनस 5y बराबर है -5, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रख दीजिए, x की जगह पर y रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -4y बराबर -5, तो y बराबर आ जाएगा 5/4, ठीक है। अगर y बराबर 5/4 है तो भाई x बराबर भी क्या होगा, 5/4 होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक आ गया 0,0, एक आ गया आपके पास 5/4, 5/4। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर z की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। किस पर? मिनिमम है। z बराबर है 2x माइनस 10y, z बराबर है आपका 2x माइनस 10y, ठीक है। अब यहाँ पर से दोस्तों इस पर एक एक करके वैल्यू रखिए। देखिए इस पर z 0,0 क्या होगा? देखिए यहाँ पर 0 रख के देखिए, यहाँ पर आप 0 रख दीजिए इस पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 5/4, 5/4 में रखूँ तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 5/4 माइनस 10 इंटू 5/4, यानी कि आपका आ जाएगा भाई -8 इंटू 5/4। तो ये आ गया भाई 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि -10 आ रहा। तो 0 और 10 में से कौन छोटा है? -10। तो इसका मतलब है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -10, अगर ये बाउंडेड रीजन होता तो। इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर ये अनबाउंडेड रीजन है। तो अनबाउंडेड रीजन के लिए दोस्तों हमें एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी। देखिए आपकी जो z की वैल्यू आई मिनिमम, वो आपकी कितनी आई? वो आई आपकी -10 फिलहाल, ठीक है। लेकिन अभी इसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो हम ये मानेंगे दोस्तों कि जो z है उसकी वैल्यू -10 से भी लेस हो सकती है। हम मान सकते हैं ना कि भाई जो z की वैल्यू किसी पॉइंट के लिए -10 से भी छोटी हो। हम कैसे बोल रहे हैं कि भाई ये मिनिमम वैल्यू यही है, क्योंकि वो तो अनबाउंडेड रीजन है। अनबाउंडेड रीजन है वो तो रीजन भाई कहीं आगे को जा रहा होगा, हो सकता है कि भाई कहीं आगे इसकी वैल्यू और भी कहीं कम आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये ऐसे जा रही है आगे को, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई जो z की वैल्यू है लेस देन -10 माननी पड़ेगी। अब z की वैल्यू एक्चुअली क्या है, ये है 2x माइनस 10y। देखिए यहाँ पर से हो जाएगा भाई 2x माइनस 10y लेस देन -10, यानी कि मुझे इसकी लाइन खींचनी पड़ेगी। अब दोस्तों सीधी सीधी बात है, अगर दोस्तों ये वाला जो रीज़न है, अगर ये हमारे इस रीज़न को, इस वाले रीज़न को दोस्तों अगर ये कहीं से भी अगर ये काटेगा, अगर इस रीज़न को कहीं से भी काटेगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, ठीक है, कोई भी इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसको सिर्फ टच करते हुए जाता है या बाहर से निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर से आप 2x माइनस, इसको क्या करिए 2x माइनस 10y बराबर मैं -10 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर से आप निकालिए। सबसे पहले आप क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा भाई, y बराबर 1, और y बराबर 0 रखने पर x बराबर हो जाएगा -5। तो ये आपका आ गया -5,0, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ से आप इसको अगर ध्यान से देखें तो 0,1 और -5,0, देखिए तो दोस्तों ये देखा जाए तो यही वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, ठीक है। और अब साथ में क्या कह रहा है, लेस देन -10। तो लेस देन -10 का मतलब है कि मैंने आपको बताया था क्या करेंगे आप दोस्तों, पहले 0,0 रख के देखेंगे, मतलब कि ये ऊपर का रीज़न है, ऊपर वाला रीज़न होगा या ये वाला रीज़न होगा, कैसे पता लगेगा। एक काम करते हैं, इसमें क्या कर दें, 0,0 रख के देखते हैं, ठीक। देखिए
मैं इसमें काम करता हूँ 0,0 रख के देखता हूँ, तो 0 इज़ लेस देन -10। क्या ये पॉसिबल है? गलत। 0 लेस देन -10 कैसे हो सकता है? तो भाई 0 तो क्या होता है? ग्रेटर देन -10 होता है। इसका मतलब ये है कि जो रीज़न है वो कौन सा वाला होगा? नीचे वाला तो नहीं हो सकता। कौन सा वाला रीज़न होगा? ऊपर वाला रीज़न होगा दोस्तों। तो ये वाला रीज़न होगा इसका, ये रीज़न होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका क्या है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला रीज़न है, तो ये आपका दोस्तों क्या है? सिर्फ टचिंग पॉइंट है। सिर्फ आपका क्या कर रहा है? टच कर रहा है, जो कि दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये वाला आपका क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो आपकी क्या है? वो यानी कि जो इस पॉइंट पर आपकी क्या होगा? z आपका क्या होगा? मिनिमम होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? -10 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक, कई बच्चे हमारे इसको डायरेक्टली -10 करके सॉल्व करके आ जाते, लेकिन आपको दोस्तों रियल पता होना चाहिए कि किस तरह से सॉल्यूशन निकलता है अनबाउंडेड रीजन का। तो अनबाउंडेड रीजन में आप क्या करेंगे? इसी तरह की प्रोसेस करेंगे। अगर आपको z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती तो आप मानते कि हाँ कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए z की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट से मान लेते हैं, अगर माना 50 आती इसकी वैल्यू, तो ग्रेटर देन 50 होता। तो फिर आप क्या करते? उसकी लाइन खींचते और फिर वो रीज़न निकालते। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये रीज़न है, इस रीज़न में और इस वाले रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है एक्सेप्ट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अलावा इन दोनों रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर इसके अलावा और भी कई पॉइंट अगर इनमें कॉमन होते तो भाई हम साथ साथ ये कहते कि भाई जो ये वैल्यू है मिनिमम जेड की हमारी आई है वो मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसके अलावा भी इसकी और भी कई मिनिमम वैल्यू हो सकती हैं। ठीक, तो उस केस में हम जेड की मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाते। लेकिन क्या है कि जो दोनों रीज़न है उनमें बस एक सिंगल कॉमन पॉइंट है, और जिस पॉइंट पर हमने क्या निकाली है? मिनिमम वैल्यू निकाली, और वो कितनी निकल कर आई थी दोस्तों? हमारी -10 निकल कर आई है। ठीक है, यहीं कहीं पर निकाली थी हमने, कहाँ गई हो? ये देखिए, ये वैल्यू हमने -10 निकाली है, तो -10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कहाँ है? ये वाला इसका -10 इसका राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ग्रुप a की पावर 5 बराबर b की पावर 4 बराबर e, ए बी बराबर है बी ए क्यूब, देन ए स्क्वायर बी की वैल्यू को आपने निकालना है। किस तरह से दोस्तों निकालेंगे? आपको क्या दिया हुआ है? a की पावर 5 बराबर b की पावर 4 बराबर e है, मॉडल अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? ए बी बराबर है बी ए की पावर 3। एक काम करता हूँ मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि आपको चाहिए a की पावर 5, तो मैं a स्क्वायर से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा भाई? a स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई बी ए क्यूब a स्क्वायर। अब इसमें क्या लगेगा? एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ से दोनों एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भाई बी ए की पावर 5। अब a की पावर 5 क्या है दोस्तों? वो e है, तो ये हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? b। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर से क्योंकि मुझे पता है a बी ए क्यूब मुझे बनाना है, तो मैं a से फिर से पोस्ट मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? प्री मल्टीप्लाई करने से फिर से एसोसिएटिव लॉ लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा? बी ए स्क्वायर बराबर बी ए। ठीक है, नाउ अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि जो बी ए स्क्वायर है, अभी हमने बोला कि जो हाँ यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? सॉरी, ये बी ए क्यूब हो जाएगा ना, ये बी ए स्क्वायर था, तो बी ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया? बी ए क्यूब हो गया। ठीक, अभी दोस्तों हमने बी ए क्यूब किसके बराबर है? देखो यहाँ पर से ये बी ए क्यूब किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। ठीक है, ये आपका क्या है? ए बी के बराबर है, तो यहाँ से एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बी के बराबर। ठीक, बी ए, तो ये ए बी क्या है? ए स्क्वायर बी बराबर कितना हो गया? बी ए। तो ए स्क्वायर बी किसके बराबर है दोस्तों? बी ए के बराबर है। यही तो आपको निकालना है ना, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया क्या किया? समझ में आया। तो हमने क्या किया कि भाई यहाँ पर से बार बार मैं प्री बोल रहा हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई किया, पीछे से आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो पोस्ट मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आपने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ए की पावर 5 आपका ई हो गया, और फिर से हमने ए से यहाँ पर क्या कर दिया? पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। और आप जानते हैं कि जो बी ए स्क्वायर है, बी ए क्यूब बन जाएगा, और जो बी ए क्यूब है दोस्तों वो आपका क्या है? ए बी के बराबर है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी बराबर बी हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं चुटकियों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम इज। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कॉइन को 2 टाइम आपने टॉस किया, तो बताइए क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल, यही तो हो सकता है। अब आपसे कह रहा है कि भाई हेड 2 टाइम आए, तो कितना हो जाएगा भाई? प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 टाइम आउट ऑफ 4। ठीक, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर आप इसका दूसरा वे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन हेड निकाल लो। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका, क्योंकि
देखिए एक कॉइन को आपने टॉस किया, फिर दूसरे कॉइन को टॉस किया, जो पहले वाले कॉइन का टॉस है वो दूसरे वाले से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसी तरह से दूसरे वाले से का पहले वाले से इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है भाई, 1/2 इंटू 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। देखिए प्रोबेबिलिटी पर पूरी एक अच्छी खासी हमने वीडियो बना रखी है, 2 वीडियो बना रखी है, अच्छी खासी बहुत सारे MCQ करा रखे, जरूर देख लेना, बहुत ईजी पड़ेगा आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इज अरेंज रैंडमली देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आई डज नॉट कम टुगेदर इज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, UNIVERSITY, ठीक है, ये आपके पास वर्ड हैं दोस्तों, और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आई है और ये आई है दोनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जो आई हैं ये दोनों साथ नहीं रहनी चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले तो आप दोस्तों क्या करिए, आप इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालिए। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा भाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आई क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो आई हैं वो आपके साथ नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों को साथ रखेंगे। मान लेते हैं कि आई और आई क्या रखते हैं, साथ रहते हैं, ठीक है, आई और आई साथ रहते हैं, तो बाकी कितने बचेंगे, यानी कि ये दोनों ये एक बॉक्स बन जाएगा। अगर ये एक बॉक्स बन जाएगा तो कितने हो जाएंगे, टोटल 10 थे, तो आप कितने लोग हो जाएंगे दोस्तों, बाकी 1 2 3 यानी कितने रह जाएंगे, 9 रह जाएंगे, ठीक है। तो इनको अरेंज करने के वे कितने हो जाएंगे बताइए, 9 फैक्टोरियल, और क्योंकि 9 फैक्टोरियल, और फिर अब आप इसको अरेंज करेंगे तो इसको अरेंज करने का दोस्तों एक ही वे है, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएंगे, वे हो जाएंगे जिसमें दोनों साथ रहते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों साथ नहीं रहते तो भाई आप क्या करेंगे, टोटल वे में से आप 9 फैक्टोरियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यही तो तरीका होना चाहिए ना, ठीक। आपसे क्या कह रहा है कि भाई बोथ आई डज नॉट कम टुगेदर, तो आप क्या करिए, बोथ आई डज नॉट कम टुगेदर का को आप कैसे करेंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ वे माइनस बोथ कम टुगेदर, ठीक। तो यही तो यहाँ पर करना है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ वे अभी हमने ऊपर निकाला, ठीक है, और इसमें से हमने क्या कर दिया, बोथ कम टुगेदर के कितने वे होंगे, 9 फैक्टोरियल, उसमें से माइनस कर दिया, तो ये क्या होंगे, नॉट कम टुगेदर, ठीक है। अब अपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, नॉट कम टुगेदर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वे। टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा भाई, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 20 गलत है, ये क्या लिख दिया मैंने, 20 नहीं है, ये 2 फैक्टोरियल, चलो इसको बाद में कर लेंगे, ये हो गया, चलो 2 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको काटो, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस 2/10 हो जाएगा, 2/10 का मतलब हो गया 1/5, सो ये हो गया 4/5, ठीक है। 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल का लिखेंगे भाई 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ना, तो वो कट जाएगा, तो यहाँ पर से आपका आसानी से ये आंसर दोस्तों निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि 4/5 इसका राइट आंसर है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द मेजर ऑफ डिस्पर्सन इस कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए स्टैटिस्टिक्स से कितने इजी क्वेश्चन आ रखे हैं और मैंने आपको सारे क्वेश्चन दोस्तों बताए। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है मेजर ऑफ डिस्पर्सन वाली, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स वाली, तो जरूर देख लेना, उससे ज़रूर आपके क्वेश्चन आएंगे और आप देख लेना इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा ईजी करने पड़ते हैं, मतलब इजी हो जाते हैं, रादर देन कि आप वहाँ पर 2D 3D या सर्किल या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। देखिए मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है दोस्तों, जो कि आपका किसी डेटा को की स्कैटर्डनेस को बताता है कि डेटा में कितना आपका क्या है स्प्लिट है, ठीक है, यानी कि उसमें कितना आपका क्या है अंतर है, ठीक। स्कैटर्डनेस को दोस्तों मेजर करने के लिए क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन का यूज़ होता है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सभी दोस्तों यूज़ होते हैं। रेंज भी इसके अलावा यूज़ होता है। तो ऑल ऑफ द अबव आर द मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द एवरेज ऑफ द नंबर 1 + 2 + 3 से लेकर 98 से लेकर x इज 100x देन द वैल्यू ऑफ x। कितना सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज कैसे निकालते हैं दोस्तों, समेशन ऑफ xi अपॉन n ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो भाई क्या करना है आपको, सबका सम कर देना है। सबका सम करिए, 1 + 2 + 3 से लेकर कितना हो जाएगा 99 + x अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने x बराबर आपको कितना दे रखा है 100x, ठीक है। इनका एवरेज कितना दे रखा है 100x, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 2 से लेकर 99, समीशन क्या हो गया है, समीशन 99 हो गया है। समीशन 99 कैसे निकालते हैं, आई होप कि अच्छे से आता होगा। ये कितना हो जाएगा 10,000x है, ठीक।
समीशन 99 कितना हो जाएगा भाई, n इंटू एन प्लस 1/2 ना, जो आपके कंजिक्यूटिव जो आपके n नंबर होते हैं 1 से लेके, तो उनका सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि कितना 100/2 प्लस x बराबर हो गया 10,000x। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा भाई 2 पंजे, तो इसको सॉल्व करो 99 इंटू 50 बराबर हो जाएगा 9999x, तो x बराबर हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 9999 इंटू यह हो गया 50। ठीक, ये आपका कटता है 1 1 1 1। ठीक है, तो 11 एकम हो गया 11 और 0 1। ठीक, तो कितना आ गया भाई 50/101। ठीक, 50/101, तो यानी कि 50/101, एक सेकेंड, 50/101 होगा, 50/101 ही होना चाहिए, 50/101 तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पर। एक सेकेंड, मैं इसमें फिर से देखूँ, 50 ही था ये, 50 ही होना चाहिए, 50/101। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो भाई 50/101 ही आना चाहिए। आप अपने हिसाब से ज़रा चेक करिएगा, क्योंकि मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि इसका भाई 50/101 ही होना चाहिए आंसर। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी इनमें से तो कोई भी नहीं बैठ रहा। 51/101, 50/99, 50/100, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका यही डी ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, फिर मैं एक बार अगर गलत होगा तो मैं एक बार फिर से चेक कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आई गई होगी, क्या करना है, सबका सम करना है। ठीक है, x तक के नंबर है ना, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 1 2 3 99, 99, x तक का आपको दे रखा है। ठीक, अगर मैं इसको हिंदी में भी देखूँ तो यदि संख्याओं 1 2 3 98 99 x तक का दे रखा है, तो यानी कि आपके टोटल नंबर आपके 100 ही हैं। ठीक, टोटल आपके 100 नंबर है और उनका आपको जो एवरेज है वो आपको 100x दिया हुआ है। तो यार इसमें तो कुछ भी गलत मुझे लगता नहीं, लेकिन आप अपने स्तर पर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव देन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज। दोस्तों अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जो by(x) एंड bx(y) और जो r होते हैं ये साथ साथ पॉजिटिव और साथ साथ नेगेटिव होते हैं। तो अगर ये वाला नेगेटिव है तो ये दोनों भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको dy/dx ऑफ cosec हाइपरबोलिक x निकालना है। देखिए किस तरह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाइपरबोलिक x में, इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन में इसमें आपके 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। तो dy/dx ऑफ cosec हाइपरबोलिक x कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था इसको तरीका क्या होता है दोस्तों करने का। cosec हाइपरबोलिक x है, एज वी नो दैट कि भाई इसको हम सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जो साइन ix है वो क्या होता है, i साइन हाइपरबोलिक x होता है। तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, cosec ix बराबर क्या हो जाएगा, 1/i, यही तो हो जाएगा cosec हाइपरबोलिक x। तो जो cosec हाइपरबोलिक x है उसको आप क्या लिख सकते हो, i cosec ix लिख सकते हो। तो यहाँ पर बस वही करना है, तो आप कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा भाई, d/dx ऑफ बराबर हो जाएगा i cosec ix, लिख दो इसको। ठीक है, cosec ix लिख दो। अब cosec ix लिखने से क्या होगा, देखिए cosec ix लिखने से ये हो जाएगा कि देखिए i तो आ जाएगा बाहर। अब d/dx ऑफ cosec x ये तो जानते हो ना क्या होता है, माइनस cosec ix इंटू कॉट ix। ठीक है, और इंटू क्या होगा भाई, ix का भी तो होगा तो i आ जाएगा, देखो। ठीक है, तो i स्क्वायर क्या बना देगा इसको, पॉजिटिव। ठीक है, i स्क्वायर क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो आ जाएगा भाई cosec ix इंटू कॉट ix। ठीक है भाई, अब cosec ix को क्या लिख लो, 1/sin ix इंटू 1/10ix, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब sin ix क्या होता है, i साइन हाइपरबोलिक x, और ये होता है i tan हाइपरबोलिक x। तो i स्क्वायर हो जाएगा, तो i स्क्वायर क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो माइनस कॉसेक, अभी ऊपर जाके फिर से कॉसेक लिख दो, कॉसेक हाइपरबोलिक x और कॉट हाइपरबोलिक x। तो ऐसे दोस्तों आप इसको निकाल सकते हो। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, माइनस कॉसेक x हाइपरबोलिक x और
कॉट एक्स। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स को क्या लिख दो भाई 2/e⁻x प्लस e⁻−x, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करके भी दोस्तों आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज द एंगल बिटवीन p एंड रिजल्टेंट ऑफ p प्लस q एंड वेक्टर p वेक्टर माइनस q। आपको निकालना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन p एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है ना, p प्लस q एंड p माइनस q, p प्लस q और p माइनस q वेक्टर, ये दोनों वेक्टर में है, तो दोस्तों इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताइए, इन दोनों के सम के बराबर, तो p प्लस q प्लस p माइनस q। ठीक है, तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनका रिजल्टेंट दोस्तों आपके किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ p वेक्टर के बराबर। ठीक है, तो भाई आपको p वेक्टर और ट्वाइस ऑफ p वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो अब आप दोस्तों कैसे निकालेंगे, भाई ये p वेक्टर है तो ट्वाइस ऑफ p वेक्टर क्या हो जाएगा, बस उसका ट्वाइस तो होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड में तो बड़ा होगा, दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही होगी। तो भाई जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, d/dx ऑफ log e⁻x x माइनस 2/x प्लस 2 की पावर 3/4 इसकी वैल्यू को निकालना है। दोस्तों इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो आप दोस्तों लॉग को खोलिए, लॉग को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा भाई d/dx, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, ये नहीं कि आप धड़ाधड़ क्या करते इसको सीधे वो करने लग गए ना। तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई log e⁻x, पहले log m इंटू log n का लगाओ, प्लस ये हो जाएगा log x माइनस 2/x प्लस 2 की पावर 3/4। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो तभी जाके इसको सॉल्व करना। भाई log e बेस x क्या हो जाता है, ये हो जाता है x। ठीक है, log e x। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 3/4 आगे आ जाएगा, log x माइनस 2/x प्लस 2। ठीक है, अभी भी टास्क ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी इसको आगे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा भाई x प्लस 3/4 log x माइनस 2 प्लस माइनस 3/4 log x प्लस 2। अब ठीक हो गया है, log a अपॉन b का फॉर्मूला लगा दिया, log a माइनस log b। ठीक है, तो अब करो इसको डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4, ये इसका कितना हो जाएगा 1/x माइनस 2, ऊपर x माइनस 2 ये है ना। ठीक है, और माइनस 3/4 1/x प्लस 2। ठीक है, अब ये इसका हो गया डिफ्रेंशिएशन, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो चलो इसको सॉल्व कर लो भैया। 3/4 यहाँ पर से हो जाएगा भाई x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, तो x से x कट जाएगा, 2 और 2 हो गया 4, तो ये भी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा भाई 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स की पावर -1 माइनस ए की पावर -1 अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू निकालनी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। इसको आप लिखिए 1/x, इसको लिखिए 1/a अपॉन एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट से आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। ठीक, तो इसका अगर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा भाई a माइनस एक्स अपॉन ए एक्स। ठीक है, और डिवाइड में कितना बच जाएगा, x माइनस ए। ठीक, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 बच जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई लिमिट x टेंस टू a -1 अपॉन ए एक्स। अब यहाँ पर a रख दो, तो ये क्या बच जाएगा भाई -1 अपॉन ए स्क्वायर, एक्स की जगह पे a रख दो तो -1 अपॉन ए स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ p बराबर है 0 1 0, q बराबर है 0 0 1, देन द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि छाया। ठीक, जैसे कि आपकी लाइन है,
आपको क्या करना है, ये लाइन की इस पर प्रोजेक्शन करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, प्रोजेक्शन कहलाएगी, ठीक। अब दोस्तों जैसे कभी ऐसा भी केस हो सकता है कि भाई ऐसी लाइन हो और ये लाइन, ये दोनों की दोनों जब पैरेलल हो तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपकी प्रोजेक्शन होगी वो बिल्कुल ऐसे पड़ेगी, ये देखिए ये, ठीक है। तो यानी कि जो दोस्तों इस केस में आपका क्या होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही आपका क्या होगा, प्रोजेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। अदरवाइज जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, अगर ये ए है तो ये वाला जो पार्ट होगा क्या होगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को आपने दोस्तों ध्यान में रखना, ये ए है तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ए कॉस थीटा। अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी अपॉन बी, यही तो होता है ना। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा अपॉन बी, तो ए कॉस थीटा, ऐसे करके भी दोस्तों हम प्रोजेक्शन को निकालते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमने यही करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए कि भाई ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, प्लेन मान लेते हैं इसको, यही है ना, ठीक है। और ये आपका p है, ठीक, चलो ऐसा मान लेते हैं इसको, ये है आपका, ठीक है। यानी कि ये p और ये q मान लेते हैं, ठीक है। और ये p और q की वैल्यू आपकी कितनी है, ये है 0 1 0 और q की वैल्यू है आपकी 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए अब सबसे पहले आप निकालिए पी क्यू। पी क्यू बराबर क्या होता है, क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी या मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट और पी के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट को माइनस करो तो आएगा 0, ये आएगा -1, मतलब 0 - 0, फिर 0 - 1 और 1 - 0, दैट इज़ 1, ठीक है। अब दोस्तों एक काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है ये जो एक्स वाई जेड हैं, तो इसका जो 1 1 1 होगा, यानी कि जो इसके कोफिशिएंट होंगे वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करेगा इस पर नॉर्मल को, ये, ठीक है। इसके नॉर्मल को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये, ठीक, ये, सॉरी थोड़ा छोटा बना लेता हूँ ना, फिर समझ में आ जाएगा। अरे अरे अरे, ये हो गया, ठीक। ये देखो ये इसके नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, ये 1,1। अब दोस्तों जरा एक काम करते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं जरा, ठीक। इन दोनों का जरा प्रोडक्ट देखिए, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक। जरा इसको अगर आप चेक करें दोस्तों, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया +1, तो ये आ गया 0। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर मैं, ये आपका पी क्यू है और ये आपका नॉर्मल है, यानी कि दोस्तों इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो अगर ए डॉट बी बराबर अगर 0 हो जाए दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। अगर ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो दोस्तों इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि भाई जो पी क्यू है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू क्या होगा दोस्तों, इसके पैरेलल होगा, ठीक है, क्योंकि पी क्यू आपका क्या है, इस पे नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है, ठीक। तो हमारा जो फिगर है वो एक्चुअली ऐसा होगा, ये आपका पी क्यू होगा, ये आपका प्लेन होगा, ठीक। ये आपका क्या है, ये इस पर है नॉर्मल, तो ये आपका दोस्तों नॉर्मल है और ये आपका प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, और जो आपका पी क्यू है वो आपका ये p और ए क्यू मान लीजिए। तो इस केस में आपका क्या होगा दोस्तों, यानी कि जो इसकी प्रोजेक्शन होगी वो इसी के बराबर होगी, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो इसका पोजीशन होगा वो क्या होगा, पी क्यू कॉस थीटा, जैसे मैंने आपको बताया ए कॉस थीटा। अब क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं तो जो कॉस थीटा है वो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो भाई सीधी सीधी बात है कि मॉड ऑफ पी क्यू ही क्या आपका क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, वही आपका क्या होगा, प्रोजेक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। पी क्यू कॉस थीटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है, तो आपको क्या निकालना है, पी क्यू कॉस थीटा निकालना है। तो भाई पी क्यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी क्यू के बराबर होगी। तो जो मॉड ऑफ पी क्यू है दोस्तों क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ भाई 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर यानी 1, और फिर अगेन 1 - 0 का स्क्वायर दैट इज़ 1, यानी कि √2 के दोस्तों वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। भाई मॉड ऑफ पी क्यू ऐसे तो निकाल देना, पी क्यू के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, भाई डिस्टेंस फॉर्मूला से तो निकालेंगे। तो भाई जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने पी क्यू निकाला, ठीक है, मतलब वेक्टर पी क्यू निकाला, और उसके बाद हमने दोस्तों इसका क्या निकाला, नॉर्मल वेक्टर निकाला। भाई दोनों के दोनों आपके आ रहे परपेंडिकुलर। अगर ये और इसका नॉर्मल वेक्टर अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पी क्यू है वो प्लेन के क्या है, पैरेलल है, ठीक। अगर पी क्यू प्लेन के पैरेलल है तो जो पी क्यू कॉस थीटा है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा है, जो थीटा है वो 0 के बराबर हो जाएगा और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर आएगा एग्जाम में तो जरूर करना।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है बी प्लस सी बाई रूट टू, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिए किस तरह से करेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपके तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, एक ही प्लेन पर नहीं है, और आपके कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आई होप कि आपको आता होगा। इसकी वैल्यू होती है ए डॉट सी, क्या होती है, ए डॉट सी इंटू बी होता है माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, ये इसके बराबर है। ठीक, ये इसके बराबर होता है। और आपको दोस्तों ये उधर लिखा है बराबर बी प्लस सी बाई रूट के, यानी कि बी प्लस सी बाई रूट टू के ये बराबर दे रखा है, बाई रूट टू ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब आप दोस्तों यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये देखिए आपका ये और ये बराबर है ना, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा भाई, क्या निकल कर आएगा कि जो ये ए डॉट सी है वो 1/√2 के बराबर होगा। ठीक है, और जो ए डॉट बी है यानी कि माइनस ए डॉट बी है वो किसके बराबर होगा, √2 के बराबर होगा। आपको निकालना क्या है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो आपको इससे मतलब है बस। तो यहाँ से जो दोस्तों ए डॉट बी है वो आपका -1/√2 के बराबर आ गया। ठीक है ना, समझ में आया। और ए डॉट जो सी है, जो ए डॉट सी है वो 1/√2 के बराबर है। आपको एंगल बिटवीन ए और बी चाहिए, तो ए डॉट बी चाहिए होगा मुझे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो भाई ए डॉट बी क्या होता है, ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल 1/√2 माइनस में। ठीक, तो यहाँ से अब दोस्तों ये क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इनका मॉडुलस क्या हो जाएगा 1, तो कॉस थीटा बराबर आ गया -1/√2। ठीक है, तो भाई -1/√2 का मतलब कितना है आपका, कितने में होता है भाई, cos π/4। ठीक है, cos π/4 को क्या लिखेंगे माइनस में, cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल आउट, तो थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा भाई, 3π/4। तो 3π/4 इसका राइट आंसर है। ठीक, तो 3π/4 यानी सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, समझ में आ गया। हमने क्या किया भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाला, ए डॉट सी। ठीक है, ये ए डॉट सी क्या हुआ, एक स्केलर। भाई ए डॉट सी का मतलब क्या है भाई, डॉट प्रोडक्ट से क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी, फिर माइनस ए डॉट बी, फिर से स्केलर इंटू सी। तो ये आपको दे रखा है भाई b/√2 प्लस c/√2। तो b के संग स्केलर कौन है, 1/√2, ए डॉट सी के बराबर। c के संग स्केलर कौन है, 1/√2, तो ये माइनस ए डॉट बी के बराबर। बस ये आपका क्वेश्चन खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द स्ट्रेट लाइन x - 1 k x - 2 ये दोस्तों 2 है। ठीक है, मैं इसको आपको करेक्ट करवा देता हूँ। यहाँ पर ये 2 है, मिसप्रिंट हो रखा है, इसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, z - 3/3 एंड x - 3/3 y - 3/k एंड z - 1/2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन द इंटीग्रल k इज इक्वल टू। देखिए दोस्तों, जब आपकी दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, इंटरसेक्टिंग होने का क्या मतलब है, देखिए ये क्या हो गया, देखिए इंटरसेक्टिंग होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इनके बीच की जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो दोस्तों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही तो इसका मतलब है। दो लाइन अगर आपकी इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। अब आप दोस्तों शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बराबर 0 के, ये बराबर 0 हो गया। इसका मतलब जो इसका न्यूमरेटर है वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसका केस ये है कि भाई a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, हम एक डिटर्मिनेंट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, a2 - a1 निकालो। चलो a2 - a1 निकालो। a2 - a1, a2 क्या है दोस्तों, जिससे कि लाइन आपकी b वाली पास हो रही है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। देखिए ये a1 के कोऑर्डिनेट देखिए, a1 के जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों, जो आपकी पहली वाली लाइन पास हो रही वो हो रही 1 2 3 से, 1 2 3। ठीक है, और इसी तरह से जो आपकी a2 वाली लाइन है वो किससे पास हो रही है, मतलब जो लाइन है वो a2 से पास हो रही है, उसके कितने कोऑर्डिनेट हैं, 2 3 1। ठीक है, a2 बराबर है 2 3 1। तो भाई a2 - a1 क्या हो जाएगा बताइए, चलो दोनों को डिफरेंस निकालो। a2 - a1 ये हो जाएगा भाई, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 3 गया -2। ठीक है, तो ये हो गया भाई 1 1 -2। चलो ये हो गया भाई 1 1 -2। चलो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आपको पता है भाई b1 क्रॉस b2। अब b1 क्या होता है, नीचे वाला टर्म। ठीक है, ये आपका b1 है k23 और ये आपका b2 है 3k2। तो इसको हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट में कर दें भाई, डिटरमिनेंट में लिख देते हैं डायरेक्टली। तो a2 - a1 यानी कितना हो जाएगा, 1 1 -2, इसको लिखो। ठीक है, स्केलर
ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे दिखाया जाता है भाई, ए डॉट बी क्रॉस सी को कैसे दिखाते हैं डिटरमिनेंट में, पहले इसके लिखेंगे फिर इसके फिर इसके, ठीक। तो B1 की वैल्यू क्या है, देखिए B1 की वैल्यू है K23 यानी KI प्लस 2J प्लस 3 के K23 यहाँ पर रख दो K23 ये, ठीक है। और इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है 3K2 ये बराबर क्या होना चाहिए 0, है ना। शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी 0। तो यहाँ से K की वैल्यू निकल जाएगी। अब करो इसको सॉल्व, ये हो जाएगा भाई 1 2 2 जो होता है 4 माइनस 3K माइनस 1 2K माइनस 9 और माइनस 2 ये हो जाएगा भाई K स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से 4 माइनस 3K माइनस 2K प्लस 9 माइनस 2K स्क्वायर प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। तो भाई माइनस 2K स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 5K, ठीक है। और यहाँ से कोई और चीज़ निकल कर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ये देखिए 12 और 9 21 4 कितना हो गया 25 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो भाई 2K स्क्वायर प्लस 5K प्लस माइनस 25 बराबर 0। 25 दूनी होता है 50 और 10 पंजे भी कितना होता है 50, तो प्लस कितना हो जाएगा भाई 10K माइनस 5K माइनस 25 बराबर हो गया 0, ठीक। तो 2K यहाँ पर से कॉमन ले लो तो K प्लस क्या बच जाएगा 5, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो फिर से क्या बच जाएगा भाई K प्लस 5 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा भाई K प्लस 5 इंटू 2K माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से K बराबर आपका कितना आ जाएगा -5 और K बराबर आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो यहाँ से K बराबर -5 इसका राइट आंसर है, जो कि इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। तो इफ़ द स्ट्रेट लाइन द इंटीजर K, अब इंटीजर K की बात आ रही है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, क्योंकि यहाँ से साफ साफ कह रहा है कि जो इंटीग्रल वैल्यू है तो इंटीग्रल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी -5 के बराबर होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो बार इसको और देख लेना, रिवाइंड कर करके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, ये बराबर 0 के होगा। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, हमेशा इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको डोमेन निकालना है। कैसे निकालते हैं भाई डोमेन, देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है कि जो x की ऑल परमिजिबल वैल्यू जो इसमें रखी जा सकती हैं। अब देखिए सबसे पहले बाहर से दिख रहा है पावर 1/2, देखिए 1/2 जब पावर में आ जाता है तो जो अंदर का एलिमेंट है क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले कंडीशन तो आपको ये देखना है। तो इसका मतलब ये है कि जो log 10 है इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो आपकी क्या नहीं हो सकती, पहली बात तो 0 से लेस नहीं हो सकती, यानी कि इसको हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 0 बन जाएगा। 10 की पावर 0 कितना होता है 1, तो हो जाएगा भाई 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड में है 4, ठीक। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अच्छा चलो इसको ले तो जाओ, इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x अगर हम यहाँ से ले लेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा -4, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्रेटर वाला साइन है वो लेस बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ आपकी क्या आएगी निकल के, देखिए 4 बन जा होता है 4, तो -4x माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। x माइनस 1 x माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में 4 आएगा 1 आएगा, ये वाला आपका पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला आपका पॉजिटिव, आपको क्या चाहिए लेस देन 0 वाला पार्ट। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से लेके 4 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 4 के बीच में इसको होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका कितना बैठता है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन बैठता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और भी ध्यान में रखना कि
जो लॉग के अंदर की जो वैल्यू है दोस्तों वो भी आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कि एट द सेम टाइम ये भी ध्यान में रखना है कि जो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है वो इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है इट शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर है 5x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग के अंदर है ना भाई, लॉग के अंदर की जो वैल्यू है वो भी तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई जो x माइनस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप फिर से आप एक वो बनाएंगे, हाँ जब आप एक नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 5, यहाँ पर आएगा 0, तो ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव और ये आएगा आपका पॉजिटिव। तो यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेके 5 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये आया आपका और एक आपका ये आएगा। ठीक है भाई, सही तरीका यही होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। तो x क्या आएगा 1 से लेके 4। ठीक है, अब एक डोमेन ये आया, एक डोमेन ये आया, दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर ही ये लाई करता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 से लेके 4 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये चल गया, अदरवाइज ऐसा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के डोमेन निकाल के दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। ये चीज़ को भी दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं ये लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर भी नेगेटिव वैल्यू परमिसिबल नहीं होती है, तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा। तो दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे, तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, x बराबर है साइन टी, y बराबर है साइन पी टी, देन द वैल्यू ऑफ इसकी आपको निकालनी है। वैसे दोस्तों इसका कायदे से आंसर 0 ही आता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए इसको करने की अप्रोच कैसे रहेगी। x बराबर है आपका साइन टी, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो सकता है, y बराबर है साइन पी टी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों आपके क्या हैं दोस्तों, आपके इनमें आपका t आपका कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस टी। ठीक, मतलब आपकी पैरामीट्रिक फंक्शन है। ठीक, तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी टी जाएगा भाई पी कॉस पी टी। ये क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, कॉस टी अपॉन पी कॉस पी टी। ये ठीक है, तो यहाँ पर से थोड़ा सा ये आपका ये आ गया। ठीक है, तो कितना आया, कॉस टी अपॉन कितना हो गया, पी कॉस पी टी। तो दोस्तों इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमने गलती कर दी, ज़रा सा इसको देख लेते हैं, ये उल्टा कर दिया भाई ना। ये हो जाएगा आपका कितना, डी वाई वाला है ना, तो ये हो जाएगा पी कॉस पी टी अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस टी। ठीक है, अब इसको देखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे। अब आप देखिए साइन टी है आपका एक्स, तो भाई कॉस टी क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आपका जो यहाँ से आप देखिए वाई बराबर है साइन पी टी, तो कॉस पी टी क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब रूल दोस्तों ये कहता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में कोई चीज़ मत रखो। ठीक, यहाँ वाली अगर यहाँ कुछ अपॉन में है तो उसको यहाँ ले जाओ, यहाँ कुछ अपॉन में तो उसको यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा p इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों चाहो तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दो फंक्शन वाला रूल लगेगा। ठीक है, फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या किस तरह से होगा ना, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है ना 1/2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/2 ना, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा 2x माइनस में। ठीक, ऐसे करके हैं, तो यहाँ पर से देखो क्या हो जाएगा, ये 2 आएगा। ठीक, यहाँ पर से ऐसे ही, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। देखिए ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 2y। ठीक, इस तरह से ये दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर देखिए यहाँ पर से भी p से भी कट गया, तो ये हो जाएगा मतलब 2 से 2 कट गया, पी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स, ठीक। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और भूल गए, डी वाई बाई डी एक्स भी था, वाई डैश लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर है वाई डैश, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल्स टू, देखिए माइनस पी वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका ये हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर से आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर वाई डैश भी तो होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स, पी वाई क्या किया इसका किया, तो इसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन भी तो होगा, तो वाई डैश भी आ जाएगा, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ से आप देखिए, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली कितना है, ये देख लीजिए, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना है, पी इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह पे रख दो p इंटू, पहले चलो इसको लिख लो, ये आपका है p इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों दोस्तों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो बच क्या जाएगा, माइनस पी स्क्वायर वाई, ठीक। और यहाँ पर अगर आप इस साइड पे देखें LHS पे, तो LHS में क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश लिख लेते हैं, ठीक है, सिंपली बचेगा टाइम, वाई डैश प्लस पी स्क्वायर वाई, इसको इधर ले आओ, इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो आपकी क्या आएगी, जीरो आएगी। ये तो निकाला था ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक। तो यही तो आपको निकालना था, ये देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप इसको डायरेक्टली याद भी कर लो, इस क्वेश्चन को देखते ही सीधे कर देना यार, वहाँ पर ना इतना समय कौन बर्बाद करेगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, कैसे करेंगे दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, डी टी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे क्या मान लेंगे, देखिए इतना वाला पार्ट क्या हो गया, डी टी हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी डी टी, इंटीग्रेशन करो क्या हो जाएगा भाई, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक। तो टी स्क्वायर बाई टू यहाँ का मतलब क्या हो गया भाई, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ये वाला इसका राइट आंसर है, टेन इनवर्स एक्स यानी टी माना ना, तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक है। तो देखा जाए तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं, ये चारों इसमें ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन बाद में डिलीट हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मैंने आपको बताया कितना, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसा क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले डिफरेंशिएट करो, देखिए एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। इस तरह से आप इसको करोगे। अब इसके बाद क्या करोगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने में क्या करेंगे भाई, वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, टी, तो हो जाएगा भाई टू एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा भाई माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई टी यानी कि वन अपॉन टी, सॉरी टी की, हाँ मतलब वन अपॉन टी तो हुआ ना, तो वन अपॉन टी आ जाएगा ना इस तरह से, ठीक। तो वन अपॉन आपका कितना आ गया, टी, ये वन अपॉन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हमने दोस्तों क्या मानी है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों इस क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने डिफरेंशिएशन से वहाँ इंटीग्रेशन को काट दे रहे हो, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करो, फिर उसके बाद आप उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो इस तरह से आप इसको करोगे तो राइट आंसर निकल कर आएगा, ठीक। अदरवाइज कभी कभार क्या होता है कि अगर यहाँ पर सी नहीं दिया होता तो ये इसका राइट आंसर नहीं होता, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो वन अपॉन टी प्लस सी, तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। अब अगला देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y बराबर है सी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स देन करस्पॉन्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे बनाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों, वही आप टेक्निक यूज़ करोगे जो कि मैंने आपको बताई थी। क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही पैरामीटर है तो इसके बाद इसका मतलब आप क्या करते हैं, इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जितने आर्बिट्रेरी पैरामीटर होते हैं उतनी क्या होता है, ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी उतने बार उसको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसको आप एक ही बार करेंगे तो सी ई की पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन दोस्तों वो आपका कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले को इधर ले आओ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको पता है ये जो वैल्यू है सी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स दोस्तों, ये क्या है आपकी वाई है। तो यानी कि अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0, या फिर आप इसको ऐसा लिख लो, क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो द करस्पॉन्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ए वाला y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि हमारे 2015 के LT एग्ज़ाम में आए थे। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन आपको फिजिक्स वाली वीडियो में बता दिए हैं, फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी, और जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, इन कॉन्सेप्ट का आप यूज़ करोगे आगे जाके तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, 1.5 घंटे से ऊपर की ये वीडियो हो गई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।